कि असली अथवा काल्पनिक खतरे की धारणा से शुरू होने वाली अप्रिय भावना एक खास उम्र के बाद ही क्यों शुरू होती है। बचपन में इन शब्दों का तो हमें मतलब भी नहीं पता था कि भय क्या होता है। महत्वपूर्ण सवाल है। बचपन में हमें भय नहीं लगता क्योंकि बचपन में हमें अपनी आत्मा का, अपने आंतरिक स्वरूप का बोध होता है जो कि शाश्वत और सनातन है। देह का बोध बहुत कम होता है। जब आत्मा सोती है, रात में शरीर सोता है, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तब तो लगभग आत्मा नहीं ही कनेक्शन में आती, कभी कभार वंस इन ए व्हाइल। जन्म के बाद पहली बार शरीर का पता चलता है, जब सांस लेना पड़ता है। इसके पहले तो पता ही नहीं था कि शरीर है। फिर बच्चा लंबे लंबे समय सोता है, 22 घंटे 20 घंटे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नींद कम होती चली जाती है। नींद में आत्मा अलग हो जाती है शरीर से। बच्चा अधिकतर समय अपने आत्म भाव में, अपने स्वरूप में जीता है। हाँ, शरीर में कोई कष्ट हो तब वह शरीर से आइडेंटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए बनता है। इसलिए बच्चे को अपनी शाश्वत आत्मा का एहसास होता है। भय का तो सवाल ही नहीं उठता। कष्ट और मृत्यु तो शरीर की हो सकती है क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु होगी। आत्मा का ना तो जन्म हुआ, ना आत्मा की मृत्यु हो सकती। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारा शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन, तादाद में बढ़ता चला जाता है और उसके साथ साथ फिर भय बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमारा मन विकसित होता है, विचार, भावनाएं, भाषा सीखते, शब्द सीखते। फिर महत्वाकांक्षाएं और दूसरे प्रकार के मानसिक भय पैदा हो जाते हैं। कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं हार ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, निगेटिव बातें। फिर भांति भांति के भय शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे असली खतरा हो, चाहे काल्पनिक खतरा हो, सिर्फ इमेजिनेशन हो, वह भी हमें डरा देता है, कंपित कर देता है। याद रखना, सारे भय तन और मन से संबंधित हैं। प्रकृति प्रदत्त भय नहीं है क्योंकि आत्मा को तो कोई भय हो नहीं सकता। आत्मा ना तो किसी परीक्षा में पास होती, ना फेल होती। आत्मा ना तो जन्मती, ना मरती। आत्मा ना स्वस्थ होती, ना बीमार होती। आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं। वह तो बस जैसी है वैसी है, सदा सदा से है, सदा सदा रहेगी। जो कुछ भी होना है वो तन को अथवा मन को होना है। तो जैसे जैसे तन मन के साथ आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाता है, हमारे भय बढ़ते चले जाते हैं। छोटे बच्चे को तो शरीर का भी अच्छे से बोध नहीं होता। वो तो एक प्रकार की फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस में अधिकतर समय जीता है। हाँ, कोई कष्ट हो, भूख हो, प्यास हो, बिस्तर गीला हो गया, कोई तकलीफ है तो शरीर का एहसास है। जैसे ही शरीर एक सुखद अवस्था में आ गया अथवा नींद में चला गया, आत्मा शरीर से दूर हो जाती है। इसलिए बच्चे को भय नहीं लगता। अगर कोई बच्चा एक सड़क क्रॉस कर रहा, हाईवे, और डर नहीं रहा है, इसको हम साहसी नहीं कहेंगे। उसको तो अभी भय का ही नहीं पता। एक पागल व्यक्ति भी वैसा कर सकता है, एक मादक द्रव्य लिए हुए नशेलची व्यक्ति भी वैसा करता है। हाईवे के ट्रैफिक को क्रॉस कर सकता है बिना किसी डर के, क्योंकि भय ही नहीं है। किसी को नशे की वजह से डर नहीं लग रहा, उसको होश हवास ही नहीं है शरीर का। कोई पागल हो गया है, उसका सामान्य मन ही नहीं रहा जिसको डर लग सके। और बच्चा है जो अपनी आत्मा के तल पे जी रहा है, उसे अभी शरीर का बोध शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए बचपन में भय नहीं लगता। हाँ, कुछ ऐसे भय हैं जो नेचर ने हमको दिए हैं जीवन की रक्षा के लिए। मुख्य रूप से दो भय छोटे बच्चे के अंदर होते हैं। एक भय है ऊंचाई से गिरने का। ये प्रकृति ने दिया है ताकि बच्चा गिरे ना, नहीं तो कहीं से भी वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, सीढ़ी से लुढ़क जाएगा। तो एक डर है नीचे का, वो बिस्तर पे है तो नीचे देख के वो डरेगा। द फियर ऑफ हाइट, नीचे देखने का डर, ये स्वाभाविक है, होना जरूरी है। और दूसरा डर है बच्चों में स्वाभाविक डर
जो किसी से सीखा नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है, वो है अचानक जोर की चौंकाने वाली आवाज का डर। ये दो डर स्वाभाविक हैं, जीवन की रक्षा के लिए जरूरी हैं, इसलिए निसर्ग से हमें प्राप्त हुए हैं, अन्यथा बच्चे को और कोई भय नहीं होता। फिर सब भय सीखे हुए भय हैं। हमने उससे कहा कि अंधेरे में मत जाना, बार बार कह के हमने उसको डरा दिया, अब वो अंधेरे से डरने लगा। बाकी के भय सीखे हुए भय हैं, इसलिए बचपन में हमें भय का एहसास नहीं होता। दूसरा सवाल है कि किशोर अवस्था में अक्सर हम अपने परिवार वालों से बोल बता नहीं पाते कि हम किसी कारण से भयभीत हैं। तब किस प्रकार के चिकित्सक की सलाह हमें लेनी चाहिए ताकि हमारा भय समाप्त हो? बचपन के बाद जब टीनेज शुरू हुई, किशोर अवस्था आई, जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, काम वासना की दृष्टि से शरीर परिपक्व होने लगता है, वैसे वैसे शरीर के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन तादाद में घना होने लगता है। अब आत्मा का बोध कम होने लगता है, शरीर का बोध प्रगाढ़ होने लगता है। वो जो बॉडीलेसनेस की, वेटलेसनेस की अनुभूति थी, वो धीरे धीरे घटने लगती है। एक सीमित रूप और आकृति शरीर की, उसकी अनुभूति ज्यादा होने लगती है। अब यहां से भय शुरू होते हैं और भीतर शरीर में बहुत सारे केमिकल, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, नए प्रकार के रसायन बनने शुरू हुए, कुछ अपरिचित घट रहा है। इसलिए किशोर अवस्था में बच्चे बच्चियां एक बड़ी मानसिक तकलीफ से गुजरते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। उनकी भावनाएं बदल रही हैं, उनके विचार बदल रहे हैं, उनके सपने बदल रहे हैं, शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन मजबूत हो गया है। वो जो निर्भयता थी, निर्दोषपन था, शिशुओं का भोलापन था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। भीतर एक जटिलता पैदा हो रही है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। और समाज ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है, परिवार में जिस प्रकार की इंतजाम है, वह किसी से बोल बता भी नहीं सकता भीतर क्या हो रहा है। कुछ अनजान अपरिचित चीजें टेक ओवर कर रही हैं जो उसके वश के बाहर हैं। ऐसे समय में निश्चित रूप से एक समझ की जरूरत होती है। काश हमारी परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली ऐसी हो सके कि किशोर अवस्था के बच्चे अपने प्रियजनों से अपने हृदय की बात कह सकें, खुलकर बता सकें, ताकि बड़े बुजुर्गों से वो सलाह ले सकें। सर्वाधिक अच्छा तो यही होगा कि हम अपने शिक्षकों से बात कर सकें, अपने बड़े भाई बहनों से बात कर सकें, माता पिता को बता सकें, क्योंकि वे हमारे प्रियजन हैं, वे हमारा भला चाहते हैं। नहीं तो बच्चे कहीं ना कहीं से तो कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे, फिर संभावना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत जानकारियां उनको मिल जाएं, उनके जीवन की दिशा भ्रमित हो जाए। फिलहाल हमारी जो व्यवस्था है वो एक सुंदर व्यवस्था नहीं है। किशोर अवस्था के संक्रमण काल से गुजरते हुए बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, मानसिक उलझन में पड़ जाते हैं और भीतर भीतर डरा डरा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है और उनके वश के बाहर है। समझ की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। तो सबसे अच्छा होगा अपने परिवार के लोगों से आप साहस करें और अपनी बात बताएं। हमारे समाज में, परिवार में एक क्रांति आनी चाहिए। चलो बच्चे ही शुरू करें, अपनी बात को सबके सामने कहें, आपको क्या हो रहा है। अगर ये बिल्कुल नामुमकिन हो, परिवार वालों का सपोर्ट ना मिले या वो डांट डपट दें और आपको बुरी तरह डरा दें, फिर बेहतर है आप किसी मनोचिकित्सक की सलाह लें। छोटे गांवों में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन शहरों में, महानगरों में तो अब साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, ड्रीम एनालिस्ट सब जगह उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है और जो एक मैच्योर ढंग से सलाह दे सकते हैं, मशविरा दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं, उन लोगों की मदद की जरूरत है। तो सबसे अच्छा तो हो परिवार के लोग, प्रियजन, रिश्तेदार, शिक्षकगण
वो लोग मदद करें, क्योंकि उन पर स्वाभाविक रूप से भरोसा है बच्चे का। तो बच्चे के भीतर से भय को विदा करें। बच्चों को भी थोड़ा साहसी होना होगा। अगर ये बिल्कुल ही नामुमकिन हो, मैं समझता हूं कुछ लोग परिवारों में बिल्कुल ही असंभव है, तब बेहतर हो हम किसी विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक की सलाह लें, उससे पूछें, तब हमें एक ठीक दिशा मिल पाएगी। और इस प्रकार का जो टीनेज में लगने वाला भय है वह अनावश्यक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। यदि ठीक ठीक चीजों का हमें पता हो तो वह भय विदा हो जाएगा। याद रखना, मनोविज्ञान में कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। जरूरी नहीं कि वह अज्ञात अच्छा है कि बुरा है, जरूरी नहीं कि बुरा हो, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वह अज्ञात है, हमें नहीं मालूम, बस यही बात हमें डराती है। अगर वह ज्ञात हो जाए, जाना पहचाना हो जाए, जिन पर हमें श्रद्धा है, भरोसा है, उनके मुंह से हम सुन लें, समझ लें, तो मामला बड़ा आसान हो जाता है। तीसरा सवाल है कि युवावस्था में डर के कारण उत्तेजित होने पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया और रिएक्शन होता है, परिणाम स्वरूप मूड खराब हो जाता है, बड़ी बेचैनी और चिंता पकड़ लेती है। भय की वजह से व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई होने लगती है। ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्यों उत्पन्न होती है? अब इस बात को समझना, युवावस्था में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां पूरी तरह से फंक्शन करने लगी। हमारा मस्तिष्क मैच्योर हो चुका, प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। अब यहां से एक नई समस्या शुरू होती है, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इससे नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे फिजिकल लेवल पर हम जानते हैं एलर्जी की बीमारी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं। सामान्य रूप से सेंसिटिविटी होना ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी समझो, कोई विशेष खुशबू या धुआं या धूल से हमारे भीतर सेंसिटिविटी होती है, हमारा शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है, छींक आ जाएगी, खांसी आ जाएगी, बलगम बन जाएगी, म्यूकस बन जाएगा, ताकि धूल के कण, धुआं के कण पकड़ लिए जाएं, वहीं पे चिपक जाएं, भीतर ना पहुंच पाए। ये एक सामान्य रिएक्शन है, नॉर्मल सेंसिटिविटी। जिसको हम एलर्जी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, वो है ओवर रिएक्शन। वो जो एलर्जन था, धूल का कण था कि धुआं था कि कोई पराग कण थे, हमारे शरीर ने इतनी प्रतिक्रिया की उसको रोकने की, इतना ज्यादा म्यूकस क्रिएट हो गया कि हमारी नाक बंद हो गई, श्वास की नली जाम हो गई, वहां भीतर सूजन आ गई, दम फूलने लगा, दमा की बीमारी हो गई, अस्थमा का अटैक पड़ गया। यह है ओवर रिएक्शन। तो सामान्य जो रिएक्शन है वह तो हमारे लिए रक्षक है, ओवर रिएक्शन हमारे लिए प्राण भक्षक हो गया। हो सकता है वो धुआं का कण, पराग कण ना मार पाए, धूल का कण हमारी जान ना लेता, लेकिन ये दमा की बीमारी हमारे प्राण ले लेगी। सांस ही चलनी बंद हो गई, फेफड़ों में सूजन आ गई। इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ओवर रिएक्शन। तो फिजिकल लेवल पे तो आप समझ गए, एलर्जी की बीमारी इस प्रकार की होती हैं, बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसीज इस प्रकार की होती हैं। अब इसी को जरा मानसिक तल पे समझिए। किसी चीज से थोड़ा सा डर लगना बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा ऊंचाई से डर लगे, अचानक तेज आई आवाज से डर लगे ताकि हम चौंकें और अपने प्राणों की रक्षा कर सकें, ये तो बिल्कुल ठीक, जीवन का रक्षक है, उपयोगी है। अब ओवर रिएक्शन हो जाए, एक अचानक कुछ आवाज आई और हम ऐसे चौंक गए कि घबरा गए, कपने लगे, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय की धड़कन तेज हो गई, नींद उड़ गई। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी है, इसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल एलर्जी। अंधेरे में जाने से डर लगे, ये बात प्राण रक्षक है। अब कोई आदमी रात को अंधेरा करके ना सो पाए, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, रात को बिजली जला के सोते हैं, आधी रात को बिजली चली जाए उनकी तुरंत नींद खुल जाती है।
हैरानी की बात है, बंद आंखों में गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे, उनको कैसे पता चला गया कि बिजली चली गई? एकदम घबरा के वो जाग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब ये ओवर रिएक्शन है। तो भय हमेशा बुरा नहीं है, लेकिन ओवर रिएक्शन बुरी है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। और विशेषकर युवावस्था में इस प्रकार के रिएक्शन होते हैं। किसी ने अपमान कर दिया और आप आग बबूला हो गए, ओवर रिएक्शन, और ऐसा कुछ कह गए और कर गए, उससे लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अब आपने रिएक्शन किया, अब सामने वाला फिर रिएक्शन करेगा, फिर आप रिएक्शन करोगे, एक प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। चेन ऑफ रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, फिर काउंटर टू काउंटर रिएक्शन। मामला उलझता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जीवन का रक्षक नहीं होगा। हो सकता कोई किसी के प्राण ले ले, कोई अपराध कर बैठे, या कोर्ट कचहरी में जाके केस मुकदमों पर समाप्त हो। अब आप एक मुसीबत में फंस गए। एक छोटी सी बात थी, किसी ने कुछ कड़वे शब्द बोल दिए थे और आपने एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए। आप मुसीबत से बचे नहीं और मुसीबत में फंस गए, दूसरों को भी मुसीबत में फंसा लिया। इससे कुछ लाभ तो नहीं हुआ और हानि हो गई। सावधान। और ये ओवर रिएक्शन क्यों होते हैं कि हमें अपने जीवन की रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई आने लगे? इसलिए होते हैं कि हमारे भीतर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, विशेषकर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, और कभी कभी थायराइड की अधिक मात्रा इनका कारण होती है। यदि मानसिक रूप से हम इस बात को समझ लें कि मेरा ओवर रिएक्शन न केवल दूसरे के लिए बल्कि मेरे लिए भी मुसीबत है, इससे किसी का भी भला नहीं होता, केवल नुकसान ही होता है, तब हम शांत रहना सीख जाएंगे। क्योंकि मन के विचारों से ही भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती हैं, उनसे जो रसायन निकलते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो इन चार चीजों को समझना है। एक है हमारी फिजिकल बॉडी, भौतिक काया, उसके भीतर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनसे केमिकल्स निकलते हैं, हार्मोन्स छूटते हैं, और बहुत छोटी मात्रा में बहुत विराट परिणाम लाते हैं। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, वहां से एड्रिनल की 0.0000001 मिलीग्राम मात्रा भी निकल जाए तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मांसपेशियां फड़कने लगती हैं मारपीट के लिए, सिचुएशन ऑफ फाइट और फ्लाइट पैदा हो जाती है, लड़ो या मरो या भागो, जान बचाओ, इमरजेंसी सिचुएशन। हमारे भीतर ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, इसकी शुरुआत होती है मन से। जब हम भीतर कंपित होते हैं, भयभीत होते हैं, मन में भय का विचार पकड़ता है, वहां से हमारी भावनाएं संचालित होती हैं। भावनाओं से हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश देती है एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो विचार और भावनाओं से इलेक्ट्रिकल पल्सेस शुरू होती हैं, जो हमारे ब्रेन को विशेषकर पिट्यूटरी तक पहुंचती हैं। पिट्यूटरी से अन्य सारी एंडोक्राइन ग्लैंड संचालित होती हैं, और उनके निकले रसायन से हमारा सारा फिजिकल बॉडी के अंग संचालित होते हैं। यदि आपको रोकना है, अपने विचार और भावनाओं के प्रति सतर्क होना सीखना होगा, और इस बात की समझ कि मेरा ओवर रिएक्शन वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से मुझको ही मुसीबत में डाल देता है। अब एक बात और समझना, वो चौथे प्रश्न में आ जाएगी। एक मित्र ने पूछा है, किसी भयानक घटना से गुजरने के बाद सामान्य ना हो पाने की विफलता वाले विकार की स्थिति कभी कभी महीनों या वर्षों तक चलती है।
आघात की यादें तीव्र भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के साथ वापस बारंबार लौट आती हैं, बुरे सपने आने लगते हैं। इसका उपचार किस भांति संभव है? वो जो ओवर रिएक्शन है, यदि वो केवल टेम्पररी हुआ तब तो ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के तुरंत बाद हमारे भीतर एक दूसरा सिस्टम है काउंटर एक्शन के लिए, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो हमें शांत कर देगा, उत्तेजना को खत्म कर देगा। तो पहले इसको समझ लें, फिर चौथे प्रश्न को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मनुष्यों को छोड़ दें, समझो एक जानवर की हम ले लें। एक बंदर था, जमीन में कोई पेड़ पौधे छोटे छोटे, उनसे कोई फल तोड़ के या सब्जी तोड़ के वो खा रहा था। शेर ने देखा उसको, शेर दहाड़ते हुए आया, बंदर भागा। निश्चित रूप से इस समय उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ। जान बचाने के लिए जरूरी है एकदम से सारा खून मांसपेशियों में पहुंच जाए, हृदय की धड़कन बढ़ जाए, सांस तेज चलने लगे, ताकि वो भाग सके, अपनी जान बचा सके। भाग के वो एक पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ के ऊपर चढ़ के वो रिलैक्स हो गया। शेर नीचे खड़ा है, लेकिन अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 मिनट के भीतर भीतर बंदर रिलैक्स हो गया, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, हृदय गति सामान्य हो गई। अब ये दोनों चीजें जरूरी थी, बंदर का भागना भी जरूरी था, डरना भी जरूरी था, और रिलैक्स होने की सुविधा भी उसको मिल गई। तो बैलेंस बनता रहता है। तो जंगल में जब हम भी सामान्य जानवरों की तरह जीते थे, आदिवासियों के रूप में, ऐसा हमारे जीवन में भी होता था। प्रकृति ने दोनों इंतजाम बनाए हैं, डरो भी, भागो भी, बचो भी, और उसके बाद रिलैक्स हो जाओ, फिर शिथिल हो जाओ। तो दोनों सिस्टम हमारे भीतर हैं। योग की भाषा में जिसको इंगला पिंगला नाड़ी कहते हैं, मेडिकल भाषा में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जरूरत के मुताबिक, जैसी परिस्थिति हो वैसा। अब समझना हमारी वर्तमान समाज व्यवस्था की परिस्थिति कैसी है। अब वो जंगल जैसी नेचुरल नहीं रही। एक आदमी ऑफिस में नौकरी करता है, उसके बॉस ने उसको डांट डपट दिया, बेइज्जती कर दी सबके सामने, भीतर से वो आग बबूला हो गया, उसका खून खोल गया, उसका दिल हो रहा उतार के 2 जूते इसको मारे कि गर्दन दबा दे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता। उसकी आजीविका, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वो यस सर कहता रहता है, पाखंडी व्यवहार करता रहता है, मुस्कुरा रहा है। बॉस का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बॉस उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। अब ये बड़ी मुश्किल में फंस गया। इसके शरीर में तो विचार और भावना क्रोध के उत्पन्न हो गए थे, हिंसा के उत्पन्न हो गए थे। इसका हाइपोथैलेमस ने, पिट्यूटरी ने, एड्रिनल ग्लैंड ने पूरी तैयारी कर ली थी। इसकी हृदय की धड़कन तेज हो गई थी, सांस तेज चलने लगी थी, मांसपेशियां फड़कने लगी थी कि कर लो मारपीट, धक्का मार के इसको खिड़की से नीचे फेंक दो। लेकिन ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। ऊपर ऊपर से ये झूठा व्यवहार कर रहा है। इसका शरीर बड़े असमंजस में पड़ गया कि करना क्या है। भीतर से प्रकृति काम कर रही है, ऊपर से हमारी सभ्यता और संस्कृति, दोनों के बीच में कोई हार्मोनी नहीं, कोई सामंजस्य नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब मुश्किल ये है, वो बंदर तो भाग के पेड़ पे चढ़ गया था, उसने अपने एड्रिनल हार्मोन का उपयोग कर लिया था भाग दौड़ में अपनी जान बचाने में, और फिर वो रिलैक्स हो गया था। वो वाले हार्मोन खत्म हो गए थे, उसके उल्टे हार्मोन आ गए थे, एड्रिनलिन खत्म हो गई थी। ये आदमी जाके अपने चेंबर में बैठ गया, अपना काम करने लगा। इसके एड्रिनलिन हार्मोन को खत्म होने का कोई अवसर नहीं है। वो भीतर ही भीतर खोलता ही जा रहा है, खोलता ही जा रहा है। शाम हो गई, अपने घर पहुंच गया। अब बंदर शेर से दूर निकल गया, घर पहुंच के लेकिन उसके भीतर खोल रहा है अभी भी। मांसपेशियां फड़क रही हैं, ब्लड प्रेशर हाई है। टेम्पररी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना बिल्कुल उपयोगी था, लेकिन अब ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन का बीमार हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं अपना क्रोध निकालेगा।
अभी जाके अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठता है किसी बात पे। पत्नी को समझ में नहीं आता कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, बिना बात के झल्ला रहे हो। पत्नी को पता नहीं आदमी कहां से खौला हुआ आ रहा है, बहुत खराब मूड में है। अब इसका मूड जो खराब है लगातार चल रहा है, फिर पत्नी भी झंझट करेगी, वो भी बदला लेगी। अब मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। ये किसी और से झगड़ लेगा, भाई से लड़ लेगा, पिताजी पर नाराज हो जाएगा, पड़ोसी से झगड़ा कर बैठेगा। जहां ये क्रोधित हो सकता है ये वहां क्रोधित हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ मामला सुलझेगा नहीं, और उलझ गया। अब दूसरे लोग इससे नाराज हो गए। चिंता, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की तेज धड़कन, ये इसकी एक सामान्य अवस्था हो गई, बनी ही रहती है। कल फिर वहीं जाना है, वही बॉस के सामने फिर प्रकट होना है, जिसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है, फिर उसके सामने जाके जी हजूरी करनी है। हमने जिस प्रकार की सभ्यता निर्मित की है वह हमारी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है, और इसलिए हम एक बहुत अननेचुरल ढंग से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। संस्कृति तो उत्पन्न नहीं हुई, एक विकृति उत्पन्न हो गई है। हम बिल्कुल पाखंडी हो गए हैं, झूठे हो गए हैं। हमारे भीतर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, और इसलिए किसी दुखद घटना या भयानक घटना के हो चुकने के लंबे समय बाद भी उसके परिणाम चलते चले जाते हैं, क्योंकि उस समय हमने उसको ठीक से भोगा नहीं, वरना वो चीज वहीं चुक जाती है। किसी परिजन की मृत्यु हो गई, आप रो लो, छाती पीट लो, हो जाओ पूरे दुखी, तो कुछ दिनों के भीतर आप इस आघात से मुक्त हो जाओगे। लेकिन नहीं, हमारी सभ्यता कहती है अरे मर्द बच्चे हो के रोते हो, औरतों जैसे कमजोर हो गए, आंसू बहा रहे, शर्म नहीं आती। अभी आपकी मर्दानगी बड़ी महंगी पड़ेगी। आपने आंसू रोक लिए, दुख को रोक लिया, ऊपर ऊपर से आप नॉर्मल व्यवहार कर रहे हो, और भीतर भीतर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, टूट फूट गया है, और उन भावनाओं को आप जी नहीं रहे, वो सब कुछ पेंडिंग है। यदि हम पूरी तरह से अपनी भावनाओं को जी लें तो जल्दी ही वो समाप्त हो जाती हैं। इस शरीर विज्ञान को, फिजियोलॉजी को और इसके मनोविज्ञान को खूब अच्छे से समझना। एक छोटे बच्चे को गुस्सा आती है, वो कैसे क्रोधित होता है, जैसे दुनिया को नष्ट कर देगा, ऐसे पैर पटकता है, आग बबूला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और क्या क्या नहीं कह जाता। लेकिन 2 मिनट में वो आगे आपकी गोदी में बैठ जाता है, हंसने लगता है, भूल गया सब। कैसे भूल गया? क्योंकि उसने क्रोध को पूरा 100% जी लिया। जिस क्षण में गुस्सा था तो बस गुस्सा ही था, 2 मिनट में सारा मामला खत्म हो गया। अभी मुस्कुरा रहा है, गीत गा रहा है, खेलने लगा, आपके आंख गले लग गया। 2 मिनट पहले कह रहा था कि जिंदगी भर का आपसे बात नहीं करूंगा। काश हम सहज और सरल जीवन जिए तो हमारा भी ऐसा हो सकता है। नकारात्मक चीजें आएंगी लेकिन जल्दी से चली जाएंगी। अब ये जो समस्या है कि महीनों या वर्षों तक वो दुख या भय, उदासी हमारा पीछा करते हैं और बारंबार याद आते हैं, सपनों में रिपीट होते हैं, क्योंकि हमने उनको ठीक से जिया नहीं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, बहुत लगाव था, आप कुछ सांत्वना के 2 शब्द कह दीजिए। मैं कहता हूं क्षमा करिए, मैं सांत्वना नहीं दूंगा। जिस व्यक्ति के साथ आपके जीवन का इतना प्रेम जुड़ा था, भाव जुड़ा था, सुख जुड़ा था, निश्चित रूप से उसके विदा होने पर दुख होना ही चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? दुखी हो, जी भर कर रो लो, तब तुम पाओगे कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुम उससे बाहर निकल आए। यदि नहीं रोओगे तो फिर ये दुख लंबा खींचेगा। ये बड़ी एबनॉर्मल घटना है जो हमारी सभ्यता ने, शिक्षा ने, संस्कारों ने हमें सिखाई है।
आपने अक्सर देखा होगा महिलाएं ज्यादा कोमल हृदय की हैं, रो धो लेती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, बाल खींच लेती हैं, छाती पीट लेती हैं, प्लेट तोड़ देती हैं, कुछ कुछ कर लेती हैं और जल्दी मुक्त हो जाती हैं। महिलाएं मानसिक रूप से उतनी बीमार नहीं होती, महिलाएं अपराध कम करती हैं, महिलाएं आत्महत्या कम करती हैं, वो ज्यादा स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। पुरुष जेंटलमैन, ऊपर ऊपर से बड़ा जेंटल व्यवहार करता है। ये सुसंस्कृत आदमी बड़ा खतरनाक है। दुनिया के पागल खानों के आप रिकॉर्ड निकाल लो, महिलाओं की तुलना में कम से कम 4-5 गुने ज्यादा लोग पागल होते हैं। 4-5 गुने ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। हाँ, महिलाएं बातचीत करती हैं, सोसाइटी की करती वारती नहीं है, और वो जो कर लेती हैं वो भूल चूक से कर लेती, उनको पता नहीं था कितनी गोली खा के बच जाएंगे, उन्होंने गलती से थोड़ी ज्यादा खा ली, इंफॉर्मेशन की कमी थी, नहीं तो गोली भी हिसाब से खाएंगी कि सुबह तक उठ जाए। वो तो एक प्रेशर पैदा करने के लिए, परिवार वालों को सताने के लिए था, अपनी बात मनवाने के लिए, तो कोई मरने के लिए नहीं था। महिलाएं अपराध नहीं करती, बहुत कम। पुरुष बहुत अपराधी है, उसके अंदर इतने नकारात्मक आवेग छुपे हैं, उसका जेंटलमैन होना बड़ा खतरनाक साबित हुआ है। पिछली सदी में 2 भयंकर विश्व युद्ध हुए। ये विश्व युद्ध किसने किए थे? याद रखना, पुरुषों ने। महिलाओं के ऊपर ये कलंक नहीं है। पूरा इतिहास उठा के देख लो, मनुष्य जाति का, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, सारे खतरनाक काम 99% पुरुषों के द्वारा किए गए हैं। सहज बनो, सरल बनो, जैसी भावना जिस समय आ रही है उसको जी लो। ठीक है, कई बार आपको संकोच लगता है सबके सामने कैसे प्रकट करें, कोई बात नहीं। ओशो ने एक बहुत सुंदर विधि निकाली है जिसको वे डायनेमिक मेडिटेशन कहते हैं, सक्रिय ध्यान। अपना कमरा बंद करके, खिड़की दरवाजे लगा के, अपने सहज भावनाओं को अकेले में, एकांत में व्यक्त हो जाने दो। भगवान महावीर की शब्दावली में इसको कहते हैं निर्जरा। वो जो कर्म मल इकट्ठी हो गई है उसका झड़ जाना, एक प्रकार से हमारे भीतर का स्नान। और तब आप पाएंगे सब चीजें वो टेम्पररी आएंगी और चली जाएंगी, और आप साफ सुथरे तरोताजा फिर हो जाएंगे। आज का अंतिम सवाल है कि महामारी के इस दौर में आगे की स्थितियों को आप किस भांति देखते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? बचकाने सवाल ना पूछो। बच्चों के, युवावस्था वालों के और किशोरावस्था वालों के उत्तर में दे चुका। अब आपसे निवेदन करता हूं, थोड़े मैच्योर बनो। सवाल ये नहीं है कि कोरोना का पेंडेमिक आया हुआ है, मृत्यु का भय पकड़ रहा है। मृत्यु तो सदा ही किसी भी क्षण हो सकती है, कोरोना हो कि ना हो, कभी किसी अन्य कारण से, कभी किसी अन्य कारण से। अब आप पूछ रहे सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाएं? भली भांति जान लो, फाइनल सिक्योरिटी, सेफ्टी संभव ही नहीं है। यह शरीर जिस दिन जन्मा है उसी दिन से मरने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई, पैरेलल। जैसे रेल की 2 पटरियां पैरेलल चलती ना, समानांतर, ठीक ऐसे ही। सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि मृत्यु एक घटना है। हम कहते फला आदमी इस तारीख को इतने बजे मर गया। वी टेक इट एज एन इवेंट। दिस इज एन इल्यूजन। डेथ इज नॉट एन इवेंट, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। जन्म के संग ही शुरू हो गई थी वह प्रक्रिया। हां, 70 साल बाद जाके फला फला तारीख को पूरी हुई। काश हम इस ढंग से देखें, तब सवाल ये नहीं है कि मौत से कैसे बचेंगे। फिर सवाल हमारा बदल जाएगा कि क्या हमारे भीतर कोई शाश्वत आत्मा है? फिर हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, बचकाने सवाल ना पूछो। अपने जीवन में अध्यात्म को, ध्यान को, मेडिटेशन को प्राथमिकता दो।
ध्यान यानी जीते जी मरने की कला। जो घटना मृत्यु में होगी हम खुद ही उसे जानबूझ के कर लेते हैं। शरीर को इतना रिलैक्स छोड़ दें, मन को इतना ढीला छोड़ दें, मानो मर ही गए। जीते जी मृतवत हो जाने की कला का नाम ध्यान है। और भीतर हमारा होश बरकरार रहे, हम जागे हुए रहें, देखें क्या हो रहा है। और अचानक हम पाते हैं एक दिन हमने अपने ही शरीर को दूर से देखा, उसके हम साक्षी हो गए। और तब पता चला कि मैं यह फिजिकल बॉडी नहीं हूं, मैं तो कोई और हूं। आई एम द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। भगवान महावीर ने 12 प्रकार के तप की चर्चा की है, उसमें 12वां और जो अंतिम तप है उसका नाम है कायोत्सर्ग। आने वाले एक सप्ताह में रविवार से शुरू जो हो गई हमारी ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप, उसमें हम इसके प्रयोग करवाएंगे। जिन लोगों को प्रैक्टिकली सीखना है कायोत्सर्ग कैसे हो, एक हफ्ते के लिए आप आ जाइए, अटेंड कीजिए। 2 सेशन रोज होंगे। कायोत्सर्ग, काया को उत्सर्ग करने की क्षमता। जो घटना एक दिन होनी ही है, क्यों ना हम जानबूझकर होशो हवास में उसे हो जाने दें। तो हम अचानक पाते हैं कि अरे मैं तो इटर्नल कॉन्शियसनेस, मैं तो शाश्वत चैतन्य हूं, यह क्षणभंगुर काया नहीं। और तब मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाता है। पता चलता है मैं तो अमृत स्वरूप हूं। मैं आपको मेडिकल साइंस के प्रमाण से इस बात को समझाता हूं। हमारे सारे शरीर को हमारा मस्तिष्क संचालित करता है। आप जानते होंगे जन्म के साथ हमारे मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जन्म के बाद एक भी न्यूरॉन नहीं बनता, एक भी नई सेल, ब्रेन सेल का निर्माण नहीं होता। और जन्म के तुरंत बाद 5000 ब्रेन सेल्स प्रति दिन मरने लगती हैं, यानी 200 ब्रेन सेल प्रति घंटा। जब तक आप मेरा 1.5 घंटे का प्रवचन सुनेंगे, आपके भीतर से 300 ब्रेन सेल्स नष्ट हो चुकेंगी, जो कभी भी दोबारा रिप्लेस नहीं होंगी। हमारे शरीर की अन्य कोशिकाएं रिप्लेस हो जाती हैं। प्रतिदिन कई करोड़ रेड ब्लड सेल्स मरती हैं, लेकिन उतनी ही जन्म भी जाती हैं। त्वचा में चोट लग गई, घाव हो गया, जल्दी ही स्किन सेल्स फिर बन जाएंगी, घाव भर जाएगा। हड्डी टूट गई, 1.5-2 महीने में हड्डियां जुड़ जाएंगी, नई बोन सेल्स बन जाएंगी। सब जगह रिप्लेसमेंट चलता रहता है। किडनी में कुछ खराबी आ गई, लिवर में खराबी हो गई, यदि आधा लिवर भी खराब हो गया तो बाकी का आधा लिवर फिर रिप्लेसमेंट कर लेगा, फिर से पूरा लिवर ठीक हो जाएगा। हर जगह नई सेल्स बन रही हैं। ब्रेन में एक भी सेल दोबारा कभी नहीं बनेगी, जो गई सो गई। वो 5000 सेल प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। लगभग 60 साल की उम्र आते आते हमारे ब्रेन का 20% वजन कम हो जाता है। सोचो कितने अरब सेल्स मर चुकी 60 साल में। 20% वजन कम हो गया। और 75 साल की उम्र में 25% वजन कम हो जाता है। एक वृद्ध आदमी का सीटी स्कैन कराएं ब्रेन का, एमआरआई इमेज निकलवाएं, उस पे आता है ब्रेन एट्रॉफी, सेनाइल ब्रेन एट्रॉफी। मस्तिष्क काफी कम हो चुका। हम कहते हैं ना व्यक्ति 60 आ गया, 60 के ऊपर हो गया, गया काम से, मुलक्कड़ हो गया, कुछ याद नहीं रहता, अब दिमाग ठीक से काम नहीं करता। एक दिन ब्रेन इतना कमजोर हो जाता है, इतनी सेल्स खत्म हो चुकी कि अब वह इस बॉडी को संचालित करने में सक्षम नहीं रहता, उस दिन मृत्यु हो जाती है। अब बताइए आप, मृत्यु एक इवेंट है कि प्रोसेस है? इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। अर्थात इससे बचना संभव ही नहीं है। तो जन्मते ही शुरू हो गई थी।
अब किस कारण और किस दिन पूरी हो जाएगी ये हमें नहीं पता, बस इतना अनिश्चित है कि किस तारीख को खत्म होंगे हम, ये पक्का है कि खत्म होंगे। तो अब जो लोगों में थोड़ी अक्ल आ गई है, जो स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हैं, उनके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं मौत से कैसे बचूं, अब सवाल ये होता है कि क्या मौत से भिन्न कुछ और भी है? क्या इस स्थूल काया से अलग मेरा होना कुछ और भी है? तो फिर मैं उसको जानूं। अब कायोत्सर्ग की विधि सीखूं, वह परम तप है। 12 तप में आखिरी तप महावीर ने कहा, और यह बिल्कुल आसान है, इसको कोई कठिन बात नहीं समझना, बिल्कुल सरल है। ठीक ढंग से हम समझ के चलें, ये 12 प्रकार के तप बिल्कुल सरल हैं, ठीक ठीक समझ लो। कायोत्सर्ग की विधि, अन्य संतों ने दूसरी भाषा में इसको कहा है। ओशो की एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूं। ये किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? ये वो वाली मृत्यु नहीं जो अस्पताल में होती है, उसके बाद मरघट ले जाते हैं, वो वाली मृत्यु नहीं। अपने घर में ध्यान में डूबकर एक मृतवत अवस्था बन जाती है, लगभग मन शून्य हो गया, देह मानो विलीन हो गई, सब कुछ रुक गया और स्वयं के होने का एहसास अत्यंत प्रगाढ़ हो गया। मैंने पहले प्रश्न के जवाब में आपको कहा था कि छोटे बच्चों को अपनी आत्मा का एहसास होता है, शरीर का नहीं। हम पुनः उस अवस्था में पहुंच सकते हैं क्योंकि बचपन में हमने उसको जाना था, कोई नई बात नहीं है ये। पुनः उसको स्मरण करना कोई कठिन बात नहीं हो सकती, इट इज वेरी इजी।